हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है। एग्जाम का जो है वो समय बहुत नज़दीक आ चुका है, कुछ दिन बचे हैं। तो इन्हीं दिनों में आपको तैयारी जो है ना वो आपकी बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ताकि जो आपने पीछे पढ़ा है वो आपका सफल हो सके पढ़ा हुआ। यदि आप अब तैयारी नहीं करोगे तो पीछे वाला जो है आपका पढ़ा हुआ वो आपके कुछ भी काम में नहीं आने वाला। तो डबल कीजिए अपनी मेहनत को और तैयार हो जाइए उस युद्ध को लड़ने के लिए जो आप 2-3 महीनों से टारगेट करके बैठे हुए हैं, ठीक है। और आपको उसमें सफलता मिलनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास की, जिसमें हम पढ़ने वाले जीके जीएस के इंपॉर्टेंट पर्सन, जो कि आपको रेगुलर हमारी क्लासेज मिल रही है सुबह 7 बजे। और इसमें जो हमारा टारगेट है वो 15 प्लस क्वेश्चन करने का है। कितने क्वेश्चन? 15 प्लस क्वेश्चन। तो डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से आपको करवाए जा रहे हैं। एक एक पर्सन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को लास्ट तक देखना, मजा आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? इस आंदोलन के बारे में यदि हम बात करें तो इस आंदोलन को रेड शर्ट मूवमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेड शर्ट मूवमेंट, या बोल सकते हैं लाल कुर्ती आंदोलन। क्या बोल सकते हैं? लाल कुर्ती आंदोलन। किसके बारे में बात कर रहे हैं? खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बच्चों इस पे ध्यान देना, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, पॉइंट यहां तक क्लियर। इस आंदोलन के बारे में आपको पता चल गया होगा कि इसको एक तो रेड शर्ट मूवमेंट बोलते हैं या फिर लाल कुर्ती आंदोलन बोल सकते हैं, और दूसरा खुदाई खिदमतगार का अहिंसक आंदोलन। अब प्रश्न आपसे क्या पूछा गया कि इसके संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जो सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से? सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, पख्तून। कौन सी? पख्तून नामक एक पत्रिका निकाली थी। ये भी आपको ध्यान रखनी है। कौन सी? पख्तून नामक पत्रिका किन्होंने निकाली थी? ध्यान रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर। इसी के साथ एक और पॉइंट देखना कि जो पश्चिमोत्तर प्रांत था, उस प्रांत के जो मुसलमान थे, किसकी बात कर रहे हैं? पश्चिमोत्तर प्रांत के जो मुसलमान थे, उन मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस प्रांत की बात कर रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट है। पश्चिमोत्तर प्रांत के जो मुसलमान थे, उन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। अब देखिए, आपको यहां पर ध्यान क्या रखना है? एक तो सर सैयद अहमद खां, इनके बारे में एक बात याद रखनी है आपको। वो बात है 1875 की। कब की? 1875 की। कि अलीगढ़ आंदोलन का प्रवर्तन। किस आंदोलन की बात कर रहे हैं? अलीगढ़ आंदोलन की यहां पर बात कर रही है, अलीगढ़ आंदोलन। तो अलीगढ़ आंदोलन का जो प्रवर्तन किया था वो किया था सर सैयद अहमद खान ने। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। एक एक पॉइंट जो है ना वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना। क्या दिख रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना। चलो इनके बारे में बात करते हैं और उन पॉइंटों की बात करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस का चरित्र निरूपण किया था। किसका? कांग्रेस का चरित्र निरूपण किया था। क्या कहकर? सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस का चरित्र निरूपण किया था। आ गई बात समझ में? प्रश्न से हमने शुरुआत की थी, छोटा सा हमारा प्रश्न था, लेकिन उससे संबंधित हमने इतने पॉइंट कवर किए हैं कि इसके आसपास जितने भी प्रश्न बनते थे, एग्जामिनर जहां से भी प्रश्न बना सकता है इन प्रश्न से रिलेटेड, वो सभी हमने यहां पर कवर कर लिए हैं। यही फायदा आपको इस तरीके से पढ़ने का।
और मेरा वादा है कि आप कभी नहीं भूलोगे यदि आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ रहे हो तो। पॉइंट क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी कितने अनुच्छेद हैं? यहां पर बात हो रही है मौलिक अधिकारों की, और उस मौलिक अधिकार में समानता के अधिकार की यहां पर बात की जा रही है। किस अधिकार की? समानता के अधिकार की। देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, उस पॉइंट को पढ़ने से पहले वो पॉइंट आया कहां से, वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो यहां पर हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में है। आर्टिकल की बात करें 12 से 35 तक, कहां से ग्रहण किए गए? यूएसए से ग्रहण किए गए थे। एक और पॉइंट ध्यान रखना कि जो मौलिक अधिकार है वो न्यायालय में परिवर्तनीय है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ बात करें, शुरुआत में जो थे वो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने? 6 हैं। 7वां था आपका संपत्ति का अधिकार। कौन सा? संपत्ति का मौलिक अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 300 क में एक कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। कहां से उठाया इसको? मौलिक अधिकारों की श्रेणी से उठाकर, और एक कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा है। यदि आपसे आर्टिकल पूछे तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में है आर्टिकल 300 क में। संविधान संशोधन पूछे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। पॉइंट क्लियर? वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। यह बात क्लियर हो गई। अब बात आती है प्रश्न की कि समानता के अधिकार संबंधी कितने आर्टिकल हैं? तो जो समानता का अधिकार है वो 14 से 18 तक है। तो अब लगा लीजिए आप कितने हो गए? तो 5 हो गए आपके। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलो, हमने ये पढ़ा कि 14 से 18 तक है, लेकिन इनमें ऐसा है क्या? सबसे पहले बात करें आर्टिकल 14 की, जिसमें लिखा गया है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। प्रत्येक पॉइंट समझ में आना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। ध्यान से देखना, सिर्फ आपका ध्यान यहां पर होना चाहिए। जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक आपका ध्यान अच्छे से यहीं पर होना चाहिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। इसके बाद बात करें आर्टिकल 15 की, तो आर्टिकल 15 में क्या है कि धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं होगा, या बोल सकते हैं विभेद में प्रतिषेध है। किसी भी प्रकार का विभेद नहीं होगा। आर्टिकल 16 की बात करें तो इसमें है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता आर्टिकल 16 में दिया गया है। आर्टिकल 17 की यदि हम बात करें तो उसमें आपका है अस्पृश्यता का अंत। किसका अंत? अस्पृश्यता का अंत। इसी के साथ आर्टिकल 18 आता आपका उपाधियों का अंत। किसका अंत? उपाधियों का अंत। तो ये थे आपके समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने आर्टिकल हो गए? 1 2 3 4 5 14 से 18 कितने हो गए? 5। और ये हमारा प्रश्न था कि समानता के अधिकार से संबंधित कितने अनुच्छेद बनते हैं? कितने हैं? 5 हैं। 5 के बारे में हमने बात की कि 14 में क्या है? विपक्ष के समक्ष समानता। 15 में क्या है कि धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। और 17 में है जो अस्पृश्यता, जो छुआछूत है, उसकी समाप्ति, उसका अंत। और 18 में है उपाधियों का अंत। पॉइंट क्लियर? आ गई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा की गई? यह आपका शहर है। क्या है? शहर। तो भारतीय शहर की जो पहली पूर्ण जनगणना थी वो 1830 में किसके द्वारा की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। क्या आएगा आंसर? हेनरी वाल्टर। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। अब इस चीज को समझिए कि 1830 की यहां पर बात कर रहे हैं और भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना की बात कर रहे हैं, जो कि हेनरी वाल्टर के द्वारा ढाका में आयोजित की गई थी। वर्तमान में ढाका कहां है? बांग्लादेश में। कहां पर आयोजित की गई थी? ढाका में आयोजित की गई थी। पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट आता है कि भारत में जो जनगणना हुई थी पहली, वो कब हुई थी? वो हुई थी आपके 1872 में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में।
किसके काल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। पॉइंट क्लियर। अब बात आती है कि भारत में पहली नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? वो हुई थी आपकी 1881 में। यहां से ध्यान रखना, 1881 के बाद लगातार हर 10 वर्ष पर जनगणना की गई है। तो यहां पर प्रश्न ये बनता है कि नियमित जनगणना की जो शुरुआत है वो कब से शुरू हुई? तो वो कब से हुई? 1881 से। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब बात आती है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1951 में। कब हुई? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। ठीक है। अब इस समय जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? जब 1951 में जनगणना हुई, स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना थी, उस समय जो जनगणना आयुक्त थे वो थे R.A. गोपाल स्वामी। कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। ये थे भारत की, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जब हुई थी उस समय जनगणना आयुक्त। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है। इसी के साथ एक और पॉइंट ध्यान रखना है, वो है आपका 2011 की जनगणना से संबंधित, कि 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? वो आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2011 की जनगणना जो है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से जरूर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो हमने यहां पर क्या पढ़ा कि भारतीय शहर की पहली जो पूर्ण जनगणना है वो 1830 में हेनरी वाल्टर के द्वारा ढाका में आयोजित की गई थी। वर्तमान में ढाका बांग्लादेश में स्थित है। पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। इसी के साथ बात करें, नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। ठीक है। यहां से हर वर्ष यहां से लगातार 10वें वर्ष जनगणना हो रही है। कहने का मतलब नियमित जनगणना की जो शुरुआत है वो 1881 में हुई थी। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब बात आती है स्वतंत्र भारत की। तो स्वतंत्र भारत की जो बच्चों हैं जनगणना वो 1951 में हुई थी। उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कोई गूगल नहीं करना है, जिसको पता है वो कमेंट करना है। ठीक है, नहीं पता है उनको बता देंगे बाद में, पहले आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन थे। बात करें 2011 की, तो 2011 की जो जनगणना थी उसका आदर्श वाक्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यहां तक क्लियर पॉइंट। चलिए अगले प्रश्न पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नगर दिल्ली से विधानसभा के सदस्य बने? राघव चड्ढा के बाद पूछ रहा है, और किस नगर से? राजेंद्र नगर से दिल्ली विधानसभा के सदस्य बने। चलो पहले आंसर देख लेते हैं, वो है दुर्गेश पाठक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए यहां पर बात आई है दिल्ली विधानसभा की, तो बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा के बारे में। तो पहली बार जो विधानसभा स्थापित की गई थी वो 1952 में दिल्ली में विधानसभा स्थापित की गई थी। पहला पॉइंट क्लियर। अब बात आती है कि इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ब्रह्म प्रकाश थे। ब्रह्म प्रकाश जो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे। अब एक और पॉइंट बनता है कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वो थी आपकी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज दिल्ली की ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कौन? सुषमा स्वराज। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान है अरविंद केजरीवाल। वर्तमान में कौन है? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री। क्लियर पॉइंट, आ गई बात समझ में कि 1952 में दिल्ली में विधानसभा स्थापित की गई थी। ब्रह्म प्रकाश पहले मुख्यमंत्री थे। पहली महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की वो सुषमा स्वराज थी। और वर्तमान में कौन है? अरविंद केजरीवाल। आ गई बात समझ। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न आपका, एशियाई खेल 2018 में कुल कितने खेल या स्पोर्ट्स थे? एशियाई खेल जो 2018 में हुए थे उनकी यहां पर हम बात कर रहे हैं, और पूछा क्या है कि उसमें कितने खेल हुए थे या कितने स्पोर्ट्स थे। तो कितने थे? 47। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट। कितने खेल थे? 47 थे। ये आपको ध्यान रखना है। चलो एशियाई खेलों की बात करते हैं। 2018 में जो एशियाई खेल हुए थे उनकी मेजबानी की थी जकार्ता तथा पालेमबाग शहर ने मेजबानी की थी 2018 के एशियाई खेलों की, जो कि कौन से नंबर के थे? 18वें नंबर के थे। कौन से नंबर के? 18वें नंबर के। देखिए यहां पर पूछा गया 2018 के बारे में, तो आपको पता है 4 साल में होते हैं, तो 2022 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2022 में आपके एशियाई खेल नहीं हुए, ये हुए 2023 में। कब हुए? 2023 में। 2023 में कहां पर हुए? चीन के हांगझाऊ में ये हुए थे आपके 2023 के एशियाई खेल। ठीक है, कब हुए थे? 2023 में चीन के हांगझाऊ में। अब बात आती है कि एशियाई खेलों की बात कर रहे हैं, तो प्रथम एशियाई खेल कब हुए थे? तो प्रथम एशियाई खेल की यदि हम बात करें तो वो हुए थे आपके 1951 में। कहां पर? नई दिल्ली में। कहां पर हुए थे? नई दिल्ली। बची कुछ जानकारी एशियाई खेलों से संबंधित जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं बचने वाला, सिर्फ आपको पढ़ना है, बहुत मजा आने वाला है। शानदार तरीके से आप प्रश्न को हल करते हुए चलोगे, जिससे आपको क्या आएगा? मजा भी आएगा पढ़ते हुए। तो ध्यान से देखना, यहां पर हम बात कर रहे हैं एशियाई खेलों की। प्रश्न पूछा है 2018 से संबंधित। फिर से बता रहा हूं कि जकार्ता और पालेमबाग शहर ने मेजबानी की थी 2018 के एशियाई खेलों की। कौन से नंबर के थे? 18वें नंबर के। 19वें नंबर के आपके 2023 में हुए, जो चीन के हांगझाऊ में हुए थे। बात आती है कि प्रथम एशियाई खेल कब हुए थे? 1951 में। कहां पर? नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। क्लियर पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? किसकी बात कर रहे हैं? लोसांग महोत्सव की हम यहां पर बात कर रहे हैं कि कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम राज्य में। ऑप्शन डी क्या होगा यहां पर करेक्ट होगा। देखिए जो भी महोत्सव होते हैं, जो भी नृत्य होते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो किस राज्य से संबंधित हैं। उसी के साथ दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है किस जनजाति से संबंधित है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जो लोसांग महोत्सव की हम बात कर रहे हैं, ये आपका है भूटिया जनजाति, भूटिया तथा लेप्चा। ये दो ध्यान रखने आपको जनजाति, भूटिया तथा लेप्चा जनजाति के द्वारा दिसंबर माह में सिक्किमी नववर्ष के उपलक्ष्य में इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उद्देश्य का पता चल गया। लोसांग महोत्सव के आयोजन जो किया जाता है उसका उद्देश्य क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, कब किया जाता है? दिसंबर माह में सिक्किमी नववर्ष के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जाता है। किन जनजातियों के द्वारा? भूटिया जनजाति और लेप्चा जनजाति के द्वारा। अब यहां पर एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि लेप्चा जनजाति जो है ना, वो लोसांग महोत्सव को नामसूंग कहती है। क्या कहती है? नामसूंग। ये भी ध्यान रखना है कि लेप्चा जनजाति लोसांग महोत्सव को क्या कहती है? नामसूंग कहती है। यहां पर असम के बारे में बात करें तो यहां का एक मेला इंपॉर्टेंट है, अंबुवाची मेला, जो एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है। मणिपुर की बात करें तो यहां का एक इंपॉर्टेंट महोत्सव है कांगचिंगबा। कांगचिंगबा ये यहां का इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की बात करें तो गणगौर फेमस है। राजस्थान की क्या फेमस है? गणगौर। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। किसके बारे में बात कर रहे थे? लोसांग महोत्सव के बारे में बात की। लोसांग महोत्सव जो सिक्किम में मनाया जाता है भूटिया और लेप्चा जनजाति के द्वारा, और लेप्चा जनजाति जो लोसांग महोत्सव को नामसूंग कहती है। दिसंबर महीने में इन जनजातियों के द्वारा सिक्किमी नववर्ष के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। पॉइंट क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? देखिए ये प्रश्न वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप इसके बारे में हम बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है। कब की बात कर रहे हैं? नवंबर 2021 की बात कर रहे हैं कि किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो किनको किया गया? मंजमा जोगती को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, यहां पर क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो मंजमा जोगती है ये कर्नाटक लोक नृत्य शैली की नर्तक है, या बोल सकते हैं कर्नाटक लोक नृत्य की नर्तकी है मंजमा जोगती। ये कर्नाटक जो अकादमी थी उसके अध्यक्ष बनी थी पहले। और ये ध्यान रखना ये अध्यक्ष क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अध्यक्ष बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर थी। कौन थी? पहली ट्रांसजेंडर। तो ध्यान रखना मंजमा जोगती किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक के लोक नृत्यों से संबंधित है, या कर्नाटक लोक नृत्य की नर्तकी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है? परमाणु त्रिज्या की यहां पर बात कर रहे हैं और आवर्त सारणी के कुछ महत्वपूर्ण तत्व आपके सामने दिए गए हैं। देखिए लिथियम होता है, बेरिलियम, और ये बोरोन, और ये ऑक्सीजन। ठीक है, इनमें से आपके बारे में पूछा है कि परमाणु त्रिज्या किस तत्व की कम होती है? तो बताइए किसकी होती है? ऑक्सीजन। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए आवर्त सारणी की यदि हम बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ध्यान रखना है पॉइंट, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। क्या बढ़ती है? परमाणु त्रिज्या मतलब आर बोल सकते हैं। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। तो यहां पर देखिए सूत्र ध्यान रखना, आर समानुपाती ए की पावर 1/3। आर समानुपाती ए की पावर 1/3। आर क्या है? नाभिक की त्रिज्या है, और ए क्या है? नाभिक का द्रव्यमान है। क्या है? नाभिक का द्रव्यमान। यहां पर यदि हम समानुपात हटाएंगे तो एक स्थिरांक आपके सामने आएगा, आर नोट ए की पावर 3। तो यह सूत्र आपको पता होना चाहिए। किसी भी तत्व की आप परमाणु त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो इस सूत्र के द्वारा। देखिए यहां पर यह आपसे पूछा है कि किस तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम होती है। यदि पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इस तत्व के द्वारा आप परमाणु त्रिज्या निकाल सकते हो। और एक और पॉइंट ध्यान रखना, यदि नहीं निकालना चाहते हो तो किसी भी वर्ग में जो ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। चलिए भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है। किस उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं ये हमें बताना है। ठीक है, उस उद्योग के बारे में पूरी डिटेल आपके सामने दी गई है कि जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक। यहां किस उद्योग की बात हो रही है? एक ऐसा उद्योग है जिसके बारे में यहां बात की गई है। वो कौन सा उद्योग है? देखिए जिसके बारे में आप पढ़िए कि जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है। कहने का मतलब कि कच्चे माल से लेकर जो उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पाद है वहां तक वो आत्मनिर्भर है और पूर्ण है। तो वो कौन सा उद्योग है? इसमें ऑप्शन देखिए आपके सामने, आपको दिख रहा होगा एक वस्त्र उद्योग। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। बात करें देखिए सूती वस्त्र केंद्र जो है ना वो मुंबई। आपका सूती वस्त्रों का वृहत्तम जो केंद्र है वो कौन सा है? मुंबई, जिसको सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। किसको? मुंबई। इसी उद्योग के बारे में बात करें क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार भी लगभग इसी में है। बहुत वृहत्तम उद्योग है ये हमारे देश का और सबसे विकसित उद्योग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 70वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात कर रहे हैं, आईओसी की बात कर रहे हैं, आईओसी की आईओसी के किस 70वें थॉमस बाक ओलंपिक एजेंडा 2020+5 पर चर्चा हुई? थॉमस बाक जो कि आईओसी की क्या है? अध्यक्ष है। अब यहां पर बात हो रही है कि कौन से 70वें
ओलंपिक एजेंडा 2020+5 पर चर्चा हुई। तो किस सत्र में हुई थी? ये हुआ था वर्चुअली सत्र हुआ था 137वां। कौन सा? 137वां। ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए आईओसी के बारे में यदि हम बात करें तो आईओसी की स्थापना हुई थी 1894 में। कब हुई थी? 1894 में। ये पॉइंट क्लियर? ठीक है। इसके साथ यदि हम बात करें इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो अध्यक्ष आपके थॉमस बाक। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यालय ध्यान रखना है, अध्यक्ष ध्यान रखना है। ठीक है। और कौन से सत्र में ये एजेंडा, ओलंपिक एजेंडा 2020+5 पर चर्चा हुई थी? 137वें सत्र में। कौन से सत्र में? 137वें सत्र में। आ गई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? किसके बारे में बात कर रहे हैं? व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के बारे में बात कर रहे हैं और ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए व्यक्तिगत आय की लगभग परिभाषा आपके सामने पूछ रहा है एक सूत्र के हिसाब से, एक सवाल के हिसाब से। तो इसमें देखिए व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, व्यक्तिगत आय प्लस व्यक्तिगत कर अदायगी, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, ये गलत हो गया। व्यक्तिगत आय प्लस व्यक्तिगत कर अदायगी, इसमें भी प्लस है। चलो बात कर लें ऑप्शन सी की। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर है व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर अदायगी और माइनस गैर कर अदायगी। तो ऑप्शन सी यहां पर आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। कि जो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय है उसकी परिभाषा आपके सामने दी गई है कि वो किसके बराबर होगी? जो व्यक्तिगत आय होगी उसमें से व्यक्तिगत कर अदायगी घटाई जाएगी और गैर कर जो अदायगी है वो घटाई जाएगी या माइनस की जाएगी, तब जाकर आपके सामने आएगी व्यक्तिगत प्रयोज्य आय। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित रिक्त स्थान होते हैं। जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं वो जबड़े रहित होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? कशेरुकी होते हैं। क्या होते हैं? कशेरुकी, जिनको बोला जाता है वर्टिब्रेटा। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए कशेरुकियों का यदि हम वर्गीकरण करें तो इसमें एक तो आपका आता है मछली वर्ग आता है। कौन सा वर्ग आता है? मछली वर्ग। दूसरा आपका एक एम्फीबिया आता है और तीसरा आपका सरीसृप आता है। सरीसृप जो वर्ग है ये। ठीक है। तो ये 3-4 जो हैं, एक दो और हैं, तो ये इसके वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। किसके? कशेरुकी के वर्गीकरण के अंतर्गत। बात किसकी कर रहे थे? साइक्लोस्टोमेटा की बात कर रहे थे, जो जबड़े रहित होते हैं। क्या होते हैं? कशेरुकी होते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब की गई थी? यहां पर बात कर रहे हैं एनडीसी की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात कर रहे हैं, अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद की। चलिए इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। पहले तो आपका ये पॉइंट क्लियर। आपको ऑप्शन में 1952 दिख रहा है, ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाए? करेक्ट। डेट भी आपको याद रखनी है, 6 अगस्त 1952 को। एनडीसी किस प्रकार की संस्था है? एक संविधानेतर संस्था है, या बोल सकते हैं संविधानेतर निकाय है। क्या है? संविधानेतर निकाय है। एनडीसी क्या है? संविधानेतर निकाय है। 2 पॉइंट क्लियर। बात आती है एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? जो भी उस समय प्रधानमंत्री होगा वो एनडीसी का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। ये निश्चित है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है। अब बात आती है कि जो एनडीसी है उसकी पहली बैठक हुई थी नवंबर 1952 में। कब हुई थी? नवंबर 1952 में। उस पहली बैठक की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एनडीसी की पहली बैठक की अध्यक्षता की गई थी। और एनडीसी की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी नवंबर 1952 में। चलिए एनडीसी के बारे में हमने कुछ पॉइंट पढ़े। अब सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि एनडीसी का कार्य क्या है, ये करती क्या है। तो
तो एनडीसी जो है ना वो केंद्र व राज्य, ध्यान से सुनना, केंद्र व राज्य और योजनाओं के मध्य सेतु का कार्य करती है। केंद्र और राज्य की जो योजनाएं होती है ना उनके मध्य सेतु का कार्य करती है। कौन? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी या सॉरी काउंसिल अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद। यहां तक क्लियर? इसके बारे में एक बात है हम वो करते हैं, के संथानम ने कही थी। किसने कही थी? के संथानम ने, जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिला भी है, ये प्रश्न पूछा गया है। के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? सुपर कैबिनेट की संज्ञा। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि सुपर कैबिनेट की संज्ञा राष्ट्रीय विकास परिषद को किसने दी थी? तो किसने दी थी? के संथानम ने दी थी। क्लियर पॉइंट? एनडीसी की स्थापना कब हुई, इसकी पहली बैठक कब हुई, कौन किस प्रकार की संस्था है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, ये सब चीजें आपके सामने हैं। उसका कार्य क्या होता है, ठीक है? आ गई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखिए। गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? गुरु पंकज चरण दास। देखिए शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट वैसे ही हो जाता है। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो किसके हैं? ओडिसी के। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किसका है? उड़ीसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? उड़ीसा राज्य से। यहां पर ऑप्शन ए है मोहिनीअट्टम, जो कि केरल से संबंधित है, और केरल का एक और है कथकली। कौन सा है? कथकली। यहां पर बात करें कथक की तो यूपी का है। मणिपुरी जो है वो तो सभी को पता होगा, नाम से ही पता चल रहा है, मणिपुर का है। किसका है? मणिपुर का। एक होता है आपका भरतनाट्यम। चलो बात कर लेते हैं, यदि बात आई है तो शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। भरतनाट्यम जो आपका तमिलनाडु का है, इसका है तमिलनाडु का। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है। एक कुचिपुड़ी होता है आपका, किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। किससे है? आंध्र प्रदेश से। और एक और इंपॉर्टेंट है वो आपका सत्रिया। कौन सा है? सत्रिया, जो कि असम का है। इसको हाल ही में सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा भारत के 8वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में शामिल किया गया। किसको? सत्रिया को। तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनके बारे में हमने अभी चर्चा की है। फिर से देख लीजिए, मोहिनीअट्टम और जो कथकली है वो केरल से संबंधित है, सत्रिया आपका असम से है, कथक आपका यूपी से है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कुचिपुड़ी जो आपको आपका आंध्र प्रदेश से, और ये दो तो आपको पता ही है, नाम से ही पता चल जाता है। एक तो मणिपुरी कहाँ से? मणिपुर से। ओडिसी कहाँ से? उड़ीसा से। आ गई बात समझ में? तो ये आपको जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं ये अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि कौन से नर्तक इनसे संबंधित हैं। जैसे जतिन गोस्वामी है जो सत्रिया नृत्य से संबंधित है, ठीक है। उसी प्रकार से गुरु पंकज चरण दास जो कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चोल काल के दौरान मुवेंद वेलन और अरैयार रिक्त स्थान की उपाधियां थी। तो ये 2 उपाधियां दी गई हैं। किस समय की बात है ये भी ध्यान रखना है। चोल काल की बात है, चोल समय की बात कर रहे हैं। तो किसकी उपाधियां थी? ये धनी भूस्वामियों की उपाधियां थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है और वो क्या थी? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्थानीय जो स्वशासन है वो चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। और बात करें चोल साम्राज्य के बारे में तो उस समय जो भूमि है कर मुक्त भूमि, किसकी बात कर रहे हैं? कर मुक्त भूमि। ध्यान से देखना, 2 पॉइंट है, कंफ्यूज नहीं होना। एक तो कर मुक्त भूमि और एक दान में दी गई भूमि, ये 2 याद रखने आपको। ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि जो दी जाती थी उसको बोला जाता था चतुर्वेदी मंगलम। चतुर्वेदी मंगलम। और
जो दान में दी जाती थी ब्राह्मणों को वो होती थी ब्रह्मदेह। ब्रह्मदेह, देखिए एक तो ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दी जाती थी कि उस पर कोई भी कर नहीं लगेगा, उसको बोला जाता था चतुर्वेदी मंगलम। एक दान में दी जाती थी जिसको बोला जाता था ब्रह्मदेह बोला जाता था। साथ ही चोल काल में व्यापारियों की सभा को क्या बोला जाता था? नगरम बोला जाता था। क्या? नगरम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चोल काल के समय जो इंपॉर्टेंट भूमियों के नाम है कि ब्राह्मणों को जो कर मुक्त भूमि दी जाती थी वो थी चतुर्वेदी मंगलम, और जो दान में दी जाती थी वो थी ब्रह्मदेह। और चोल प्रशासन की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी स्थानीय स्वशासन। क्या थी? स्थानीय स्वशासन। आ गई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा से घेरता है? इनमें से जो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों को देखिए, फिर प्रश्न को देखिए और फिर इसका आंसर कीजिए। तो आंसर क्या होगा? अरब सागर। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट। जो अरब सागर है ना वो क्या है? भारत को पश्चिम दिशा से घेरता है। देखिए आपने सुना होगा एक सालसेट द्वीप है, सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई, सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई जो है ना बंदरगाह, वो सबसे बड़ा नगर है। मुंबई बंदरगाह पर स्थित सबसे बड़ा नगर है, सालसेट द्वीप पर है। और ये कहां पर है? अरब सागर में। कहां पर है? अरब सागर में। तो ध्यान रखना सालसेट द्वीप के बारे में। और भारत को पश्चिम दिशा से घेरता है कौन? अरब सागर घेरता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना, हमेशा आपको प्रश्न यहां से देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम पूरी पंचवर्षीय योजना कवर कर लेंगे। यहां पर बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है तो वो है आपका कृषि का विकास करना। क्या करना? कृषि का विकास करना। क्योंकि इस पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। क्या दी गई थी? कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। साथ ही अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया को भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किया गया था। कार्यकाल की बात करें या शुरुआत हुई थी 1951 से 56 तक। ये पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56 तक। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए जो स्वतंत्र भारत का, ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत का जो प्रथम कारखाना था, प्रथम कारखाना, वो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंदरी में खोला गया था। कब? 1951 में। ये ध्यान रखना, 1951 में स्वतंत्र भारत का पहला कारखाना सिंदरी में 1951 में खोला गया था। साथ ही परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना, परमाणु ऊर्जा विभाग की जो स्थापना है वो 1954 में इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक जो 2 पॉइंट है वो जो मैं हमेशा आपको बताता हूं, एक तो सीडीपी है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को। एक है आपका राष्ट्रीय प्रसार सेवा, जिसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1953 को। ये दोनों जो पॉइंट है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दोनों प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान इनकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये पूरी पंचवर्षीय योजना पहली है। एक और पॉइंट ध्यान रखना, हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि कोई पर्सन बन ही नहीं सकता किससे? प्रथम पंचवर्षीय योजना से। क्योंकि जो जो मेन चीजें थी, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सभी आपके सामने है कि कृषि का विकास मुख्य उद्देश्य था। और एक और इसका मुख्य कार्य था कि संतुलित जो अर्थव्यवस्था है ना उसका संतुलित विकास प्रारंभ करना। 2 पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट इसका 1951 से 56 तक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। स्वतंत्र भारत का प्रथम कारखाना सिंदरी में 1951 में खोला गया। अगला पॉइंट है परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई। अमेरिका के सहयोग से सीडीपी 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया। साथ ही एक और कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1953 को शुरू किया गया। ये जो चीजें हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है, वो सभी चीजें मैंने आपको यहां पर कवर करवा दी। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी अच्छे तरीके से याद हो जानी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी,
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की शक्तियां और कार्य शामिल है। किस भाग में? यहां पर आर्टिकल नहीं पूछा गया आपसे, भाग पूछा गया है। तो भाग कौन सा है? भाग 14। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए यहां पर भाग पूछा है, क्या पता आर्टिकल भी पूछ ले तो वो भी हमें पता होना चाहिए। 315 से 323 तक आपकी यूपीएससी है। 315 से 323 तक आपकी क्या है? यूपीएससी है। देखिए यूपीएससी की स्थापना के बारे में यदि हम बात करें तो 1926 में यूपीएससी की स्थापना की गई थी। एक आयोग था, उसकी सिफारिश के आधार पर, और उस आयोग का नाम था ली आयोग। क्या नाम था? ली आयोग। ठीक है, अब ध्यान रखना यूपीएससी या फिर बोल सकते हैं सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। चलिए अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 अप्रैल को। यह भी ध्यान रखना है, सिविल सर्विस डे जो है वो कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि यूपीएससी जो है ना, संघ लोक सेवा आयोग, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की बात करते हैं। तो उसके अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना, वो कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। इनकी नियुक्ति, अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? वो आपका राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये थी आपकी यूपीएससी। आ गई होगी बात समझ में कि भाग 14 में है। आर्टिकल की बात करें यूपीएससी की तो 315 से 323 तक है। इसकी स्थापना 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर की गई थी। मोंटेगी जो चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था उसके आधार पर, ठीक है, इस आयोग की स्थापना की गई थी और इसी आयोग की सिफारिश पर यूपीएससी की स्थापना की गई। ठीक है, सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है या माना जाता है, और सिविल सर्विस डे जो है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कार्यकाल की बात करें अध्यक्ष और सदस्यों की तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, और नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। तो ये थे हमारी आज की क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लास समझ में आई होगी और पढ़ने में मजा भी आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि प्रत्येक क्लास का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।